नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ईश्वर होगा तो उसका निवास स्थान भी होगा। जो लोग भी ईश्वर को मानते हैं, जो बिलीव करते हैं कि ईश्वर नाम का कोई प्राणी रहता है, तो ऑफ़ कोर्स उसके निवास स्थान की भी वो ज़रूर बातें करेंगे। और जब निवास स्थान होगा तो उसके पास जाने का रास्ता भी होगा। आपने सुना होगा स्वर्ग जाओगे तो रास्ते में वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। कोई बोलता है गाय का दान दोगे तो वो पूँछ पकड़ के पार करा देगी, पूँछ उसका सहारा बन जाएगा, इसलिए गाय दान दो। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ आपने सुनी होगी। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये तमाम जो गॉड का कंसेप्ट दिखाया गया है ब्रह्मनिकल सिस्टम में, और भी बहुत है, लेकिन जो जिस धर्म से निकला है वो अपने-अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ऑफ़ कोर्स कोई एक्स मुस्लिम होगा वो इस्लाम में क्या उनका कंसेप्ट है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानता होगा। ईसाइयत वाले अपने बारे में बेहतर जानते होंगे। उसी तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो हम लोगों की किताबें हैं, पुराण वग़ैरह हैं, वेद वग़ैरह है, जहाँ-जहाँ पे जब आसमानी बातें आनी शुरू हो जाती है कि कोई ईश्वर रहता है, कोई भगवान रहता है, उसका कोई देवलोक है, कोई धाम है, कोई वैकुंठ धाम है, कोई ये धाम है, वो धाम है, तरह-तरह की जो बातें आनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए हम उसको भी एक नज़र देखेंगे कि कहाँ पे ये लोक है। और तो 9 वर्ष, वर्ष मतलब यहाँ ज़मीन की बात हो रही है, ईयर नहीं। आज से कुछ समय पहले तक वर्ष को जो है ये लोग साल नहीं समझते थे। इन लोगों का समय टाइम पीरियड से थोड़े मतलब था। उसको तो खिलौना बना लिए थे। युग की बात करते थे, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग। साल-ओल क्या होता है इनके लिए? वर्ष का तो मतलब ये ज़मीन समझते थे, लैंड समझते थे। भारत का भी नाम पीछे जोड़ देते हैं भारतवर्ष, ठीक है ना? भारतवर्ष है। तो जम्बूद्वीप के 9 वर्ष इसके हिस्से हैं, जो उक्त पहाड़ी श्रृंखलाओं में बँटे हैं। भारतवर्ष, उसके आगे हिमावत के दक्षिण से, अब हिमावत के दक्षिण में है, जैसा कि मैंने मैप दिखाया आप लोगों को कि हिमालय से भारतवर्ष दक्षिण में ही तो है ना। उत्तर में अगर हिमालय है तो दक्षिण में ही भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष है। तो तो ये बात तो ये जानते थे कि हिमालय पर्वत के आगे भी कुछ होगा, चीन वगैरह होगा। देखिए चीन से इतना सारा यात्री भारत में आया पढ़ने लिखने के लिए, किसी से इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। इससे आप समझ जाइए कि इनका कुछ वास्ता ही नहीं था पूरी दुनिया से। बौद्ध ही आते-जाते थे, ये तो कुंभमंडूक थे। वो तो बौद्धों का जब खात्मा करवा दिया या जैसे भी कर लिए, करवा दिए, उसके बाद से जब इन्होंने अपनी गपोड़ तंत्र लिखनी शुरू की तो ये गप्पे हाँके जा रहे हैं। और देखिए, फिर आगे लिखते हैं कि सबसे दक्षिण में है, उसके बाद से किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्य, उत्तर कुरु, भद्रासव, केतुमाल, भारत के उत्तर में अन्य 8 वर्ष स्थित है। सब के सब भारतवर्ष के उत्तर में है ये, ठीक है ना? किम पुरुष आदि 8 वर्षों के भारत को छोड़कर निवासी बिना श्रम के आनंद उठाते हैं। ये सारे बुद्धिस्ट इलाके हैं ना, क्योंकि भारतवर्ष तो अब हिमालय के दक्षिण में हो गया और उसके सारे उत्तर में है, ये जितने भी बाकी के 8 वर्ष हैं। तो लिखा है कि भारतवर्ष के उत्तर में है। तो भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय है या हिमालय के आगे तो सारे के सारे बुद्धिस्ट जगत है। चाहे चाइना हो, चाहे उधर नॉर्थ ईस्ट वाले सारे वो वाले हों, वो तो सारे बुद्धिस्ट थे, उधर मंगोलिया भी बुद्धिस्ट था। तो उसके बारे में क्या लिख रहे हैं ये देखिए कि भारतवर्ष को छोड़कर निवासी बिना श्रम के आनंद उठाते हैं। यहाँ न कोई दुर्भाग्य है, न जीर्ण, न मौत, न भय, न धर्म अधर्म में अंतर, न कोई शाब्दिक असमानता है। चारों युगों के चक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इंद्र वर्षा नहीं करता, यहाँ अनगिनत झरने व स्रोत हैं। तो सुन लिया आपने, ये खुद बेचारे लिख रहे हैं कि इनके भारतवर्ष के बाहर उससे उत्तर में जो चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई असमानता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ ज़्यादा परिश्रम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे दुर्भाग्य भी नहीं है, कोई जीर्ण बीमार वगैरह भी नहीं है, वहाँ मौत का भी डर नहीं है, भय वगैरह भी नहीं है, धर्म-अधर्म का भी नहीं है, सब लोग मौज में हैं वहाँ पे। ये खुद लिख रहे हैं। सुनिए इनकी कहानी ज़रा। और देखिए,
उत्तर कुरु में संभवतः वास्तविक आदमी रहते होंगे, जिनका वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में 8वें मंडल के 14 सूक्त के 4th पर आया है। ठीक है, अब जो भी इन लोगों ने लिखा है, गपोड़ मारा है, भले ही लिखे मुगलों के समय में या अंग्रेजों के समय में, लेकिन गपोड़ मारा है। और सुनिए, महाभारत में लिखा है कि नीलगिरी के उत्तर में सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है। और सुनिए कहानी इनकी। सुदर्शन को इन लोगों ने ऐसा दिखाया है कि जैसे चक्र का नाम सुदर्शन था। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो आपको सुदर्शन नाम जो है चक्र को छोड़कर सबका नाम मिल जाएगा। जामुन का नाम भी सुदर्शन मिल जाएगा। सुनिए यहाँ पे कहानी एक और आ गई। इसी के नाम पर द्वीप का नाम जम्बू द्वीप विख्यात है। मतलब नीलगिरी के उत्तर में एक बहुत ऊंचा चौड़ा एक विशाल जामुन का पेड़ है, उसी के नाम पे जम्बू द्वीप। तो द्वीप थोड़े होगा, द्वीप होगा ना, जम्बू द्वीप होगा। जम्बू मतलब अगर जामुन है तो जम्बू द्वीप से विख्यात हुआ। इसकी ऊंचाई 11,000 योजन है। एक और गप सुन लीजिए। वो जो पेड़ है ना, जिस पेड़ के नाम पर जम्बू द्वीप पड़ा है, लिख रहे हैं मुस्लिम शासनकाल में, गप हाँक रहे हैं पुराना का, जिसके पहले ही दावा करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिए थे। जम्बूद्वीप कह रहे हैं 11,000 योजन। 11,000 योजन यानी किलोमीटर में नापिएगा नापिएगा तो 11 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 वैसे ही हो जाएगा, और इसमें और जुट जाएगा, 12 और जुट जाएगा। ठीक है ना, तकरीबन 132 हो जाना चाहिए। तो अब एक 132 किलोमीटर जो है, ये क्या हो जाएगा? हाँ, इतना किलोमीटर बताइए पेड़ की ऊँचाई होती है। हुँ? इतना ऊँचाई इन लोगों ने लिख रखा है। फलों की लंबाई 2,500 अरिरत्न, पहुँची से लेकर कनिष्ठा तक की लंबाई, ठीक है? मतलब पूरा लंबाई की बात हो रहा है। फल की लंबाई सुन रहे हैं, 2,500 अरिरत्न। जब जब फल धरती पर गिरते हैं तो धमाके की आवाज़ आती है। सुन लीजिए इनकी कहानी। ये पूरा आपको बता रहे हैं अपने पुराणों में, अपने महाभारत में कि दुनिया कैसे बनी है, इनका ब्रह्मलोक कैसे बना है, नदियाँ कैसे बनी हैं। कहानी सुनिए इनकी ज़रा। तो जब वो फल गिरता है, इतना ऊँचा पेड़ है, जब उस पर से फल गिरता है तो धमाके की आवाज़ आती है, तथा उनसे फटकर रस बहने लगता है, वह रस नदी के रूप में बहने लगता है, जो मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरु वर्ष में पहुँच जाता है। सुन लिया आपने इनकी कहानी पूरी? पेड़ है, बहुत ऊँचा है, उस पर फल जो पकता है, वो गिरता है, तो गिरने से धमाके की तरह आवाज़ आती है। फूटता है तो उसमें से नदी बह निकलती है। मतलब ये वो वैज्ञानिक लोग हैं जो एक व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर बैठा रखे हैं। अब बताते हैं कि उनके जटा से पानी निकलता है। इनकी वैज्ञानिकता देखिए, इतना ही लोग ज्ञानी हैं कि एक जगह लिखते हैं कि जटा में से पानी निकलती है। बंदा को बैठाते हैं कैलाश में, नदी निकलवाते हैं गंगा, गंगा का कैलाश से कुछ नाता नहीं है, तो हिमालय पर बैठाए होते। इतना तो अकल इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा अकल क्या इस्तेमाल कर लिए हैं भाई साहब लोग, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर से फल गिर रहा है, जामुन के पेड़ से जामुन जामुन गिर रहा है, जामुन फट रहा है तो उसमें से पानी निकल रहा है, नदी बह रही है। बताइए कि जामुन कौन-सा ऐसा जामुन होगा जिसमें से पानी थोड़ा-सा 1 गिलास पानी ना निकले? पूरा नदी के नदी बहला दे रहा है। तो ऐसे-ऐसे जो लोग हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ़ियत बनाई है, और भारत की पब्लिक जो है वो समझ नहीं पाती है इनके, और झूठ-मूठ का फँसी हुई है। सोचती है कि हाँ, ना, 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 ये कुछ कुछ तो सही लिखा होगा। अरे खाक सही लिखा होगा। ये अगर ऋषि-मुनि ऐसी-ऐसी बातें लिखे हैं तो ये ऋषि-मुनि चतुर हैं, चालाक हैं कि बेवकूफ़ हैं? सोचिए। और देखिए आगे आगे कहानी सुनिए इनकी। जो देश समुद्र के उत्तर तथा हिमाद्री के दक्षिण में है, मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमाद्री के दक्षिण में है, भारतवर्ष है, जहाँ भारतवंशीय रहते हैं, वह 9 भागों में बटा है। ठीक है भैया, बटा है। इंद्रद्वीप, केशरुमत, ताम्रवर्ण, गर्भात, मात, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण तथा वह 9वां द्वीप जिसका नाम नहीं दिया हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ बतलाया गया है, तथा उत्तर से दक्षिण तक 1100 योजन लंबा है। ये भी झूठी बात है।
इसके पूरब में किरात है, पश्चिम में यवन तथा मध्य में ब्राह्मण और दक्षिण मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो अपना-अपना काम करते हैं। पूरब में किरात है। किरात जाति को ये लोग एससी एसटी मानते हैं। देखिए लिख रहे हैं कि पूरब में किरात लोग रहते हैं, अब पश्चिम में यवन रहते हैं, अब बीच में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते हैं। ये निवास स्थान बता रहे हैं ये। इनकी कपूर गाथा जो है आगे जरा और सुनिए। विष्णु पुराण में यहाँ के निवासियों जनजातियों की एक तालिका दी हुई है। कुरु, पंचाल, पौंड, कलिंग, सौराष्ट्र, अभीर, अवुर्द, करुशो, मालव, सकाल, मद्रास, अमवास्था और परासिका, ये पूरा एक लिस्ट इनका जनजातियों का दिया हुआ है। अब जरा सोचिए कि जो इतनी बड़ी-बड़ी गप हाँकते हैं, इसमें